अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के हवाले से। हमारी ट्रांसमिशन एक सीरीज़ में आ रहे हैं क्योंकि इसमें हर गुज़रते दिन इसमें एक नई डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। और जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये यकीनन ही इंटरेस्टिंग है। यकीनन ही एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर हम इसको रेस कर रहे हैं। क्यों इंटरनेशनल बॉडीज़, सिक्योरिटी बॉडीज़, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसको एक वॉच डॉग के तौर पर देखा जाता है। अब तक फिलॉप है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन तमाम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी नेगोशिएशंस के ज़रिए या कोई ऐसी मीन्स निकालें, लॉजिकल मीन्स जिसके ज़रिए कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। अब तक ये बिल्कुल नज़र नहीं आता। रादर क्या हो रहे, इंटेंसिफाई हो रहे वॉर यूक्रेन के अंदर। अब ये just like a wildfire it has been separate all around। तो ये एक भयानक सिचुएशन इख्तियार कर गए हैं जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी वहाँ पर उभर रहे हैं। इमिग्रेंट की सूरत में जो फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्राइसिस का सामना है, वो किस तरह से बॉर्डर पे फंसे हुए। पेक्यूलियरली जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हजीमत का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी इसको अपने कस्टडी में नहीं ले रहा। रादर वो पैदल चल रहे और बॉर्डर की तरफ उनकी सफ़र गामजन है। और इसके ऊपर आज BBC ने तनकीद भी किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कि अब तक वो जस्ट लाइक खामोश तमाशाई की तरह इसको देख रहे हैं और वॉर के को उकसाने इंसाइट करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज से वो बहुत आगे थे, खुसूसन अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने तो रशिया को बहुत धमकाया, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस से धमकाया था, अगर वॉर करेंगे तो ये करेंगे, हम अगले स्टेप तक जाएंगे, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आते। इस हवाले से हम बात कर लेंगे। और सेकेंडली जो हम जिस टॉपिक को, जिस डेवलपमेंट की तरफ बात कर ले, रशिया ने अपने सेंट्रल बैंक की जो की इंटरेस्ट रेट है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है। इससे आगे इन्फ्लेशन रेट है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा फिनलैंड और स्वीडन को भी रशिया ने थ्रेटन किया है, ये भी बड़ा बिग डेवलपमेंट है, इस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। और जो रशिया के हवाले से एग्रेसर के तौर पर अमेरिका रशिया को ट्रीट कर रहे हैं। और इसके अलावा पुतिन को एक सेक्रेट सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के तौर पर भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। So all these stories are with me today in the session. Obviously we'll be discussing in the very topic. Before this आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे न्यूली ऑडियंस से जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको फैक्ट्स, फिगर, करंट अफेयर्स, एनालिसिस एक जेन्युइन ट्रूली एसेंस में आपको मिलता रहे। तो और हमारे साथ आपका जो रिश्ता है वो जुड़ा रहे। सो इसको काइंडली इसको इंश्योर कर लें। So let's move towards the topic which is very interesting about Russia and Ukraine, but ये तो agonizing भी है because war के जो consequences होते हैं वो आप सबको पता है, ये बिल्कुल एक देर पा ना असर छोड़ कर जाता है। सबसे पहले मैं आपके पास जिक्र करूँगा कि Putin has been counted among Indian Times को फॉलो कर रहा हूँ, been among the most powerful people in the world even before, and is Putin secretly the richest man in the world। एक असासा उनका जो एक तखमीना लगाया है, एक जो अनोनिमस सोर्सेस ने, उसके मुताबिक रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, बिसाइड उसकी जो असर रसूख है प्रेसिडेंसी के अलावा भी उसके एक काफ़ी असासे एसेट्स, उसके इंटरप्रेन्योर्स और जो उसके फॉरेन जो उनकी बाहर ममालिक में उनकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एलोन मस्क को अब दुनिया का नंबर 1 जो अमीर तरीन शख्स माना जाता है। इसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पर बिल गेट्स की बारी आते हैं। मगर पुतिन के इतने असासे आए कहाँ से? वो एज ए सोल्जर और फ्यूजिटिव काम कर रहे थे सोल्जर के तौर पर रशियन आर्मी में। तो ऑब्वियसली ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखें रशिया के अंदर अब पुतिन का जो असर रसूख है वो आए दिन बढ़ रहा है। यही वजह है कि उसने कई सदारती और तरामीम करवा कर वो, क्योंकि रशिया में बैन था पहले डबल प्रेसिडेंसी पे आना, उसने किसी न किसी तरह बहाना करके वो अभी आ गए हैं और वो किस तरह से मगरिब को ललकार रहे। उन्होंने ना सिर्फ अपना इक़्तिदार जमाया बल्कि उनका वो जब आए थे तो पाकिस्तान से ज़्यादा रशिया के सिचुएशन सोवियत यूनियन की उसके फॉल के बाद काफ़ी बिगड़ा हुआ था। उसने काफ़ी उनको सहारा दिया और आगे ले गया। इट्स काउंटेड इन द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड।
तो रशिया के हवाले से हम ये भी डिस्कस कर लेंगे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इस चीज़ को, जंग को रोकने में नाकाम रही है, इस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके ऊपर तनकीद किया है, यहाँ पर बीबीसी ने रिपोर्ट शाये की है कि क्यों अब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस जंग को कर्ब करने में नाकाम रही है। तो मैं बताता हूँ, आपको शेयर कर लूँगा आपके साथ। इन द रिसेंट ईयर्स the council's United Nations Security Council capacity to significant conflicts and crises, often stymied by members competing in race such as civil war of Syria. In the most recent, the Russia-Ukraine issue has been questioned widely. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो एग्जिस्टिंग बॉडी है उसके रोल के ऊपर पूरी दुनिया में क्वेश्चन किया जा रहा है, क्यों अभी तक ये जंगों को रोकने में नाकाम है। पैलेस्टाइन इशू इज माउंटिंग ईच पैसिंग डे। कश्मीर का इशू आए दिन इंडिया अपने हेजमोनिक एटीट्यूड वहाँ पर दिखा रहे हैं, अपने एग्रेशन और ऑपरेसिव फैशिस्ट चेहरा वहाँ पर दिखा रहे हैं, क्यों वहाँ पर वो नाकाम है। और थर्डली सीरियन क्राइसिस, यमन क्राइसिस, इराक क्राइसिस, ये सारी चीज़ें आते हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल देखने को नहीं मिलता, इस वजह से इसको एक क्वेश्चन किया जा रहा है। लोगों के ऊपर जो रियलिस्टिक माइंड है उनकी जहन से, उनके ऊपर आलमी इदारों से ट्रस्ट उठता हुआ नज़र आता है। अब ये जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशंस, ये अब पपिट बन चुके हैं एक्चुअली ग्रेट पावर्स, सो कॉल्ड ग्रेट पावर्स के हाथों में। तो इसीलिए उनको सैंक्शंस आए, यूज़ ऑफ फोर्स आए, वो सिर्फ गरीब ममालिक के ऊपर वो लगाते, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो जब लूटने के बारे आते हैं उसको सैंक्शंस या डेमोक्रेसी के बहाने वो इन्वेट करके उनसे मकसद लेते हैं। और इसके अलावा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रशिया ने अब तक ग्राउंड पे क्या हासिल किया। अब तक रशिया को काफ़ी हज़ीमत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। जो उनका क्लेम था विद इन डे और 2 days को ऑक्यूपाई करेंगे कैपिटल सिटी यूक्रेन की कीव को, वहाँ पर काफ़ी इंटेंसिफाइंग बैटल जिसे आप कह रहे हैं, तबाहकुन जंग दोनों अतराफ से जारी है। दोनों के मिलिट्री फॉरेन मिनिस्टर, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एतराफ़ करना है कि दोनों को भारी नुकसान हुआ है। और CNN की रिपोर्ट है, 5 days into war, into Russia's invasion of Ukraine, it seems things haven't gone exactly to plan for Vladimir Putin so far. व्लादिमीर पुतिन ने जो चाहा था फ़िलहाल वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि अंदरूनी मंजरनामा एक होता है, बाहर का मंजरनामा स्नारियो, अंदरूनी मंजरनामा कुछ और होता है। और खुसूसन जब मीडिया का दौर आए तो ये काफ़ी चेंज हो चुका है। और फॉर्मर जो रशियन एक्स मिनिस्टर का कहना है कि फर्स्ट डे ऑफ मार्च आर इम्पोर्टेंट इन रशियन यूक्रेन वॉर। पुतिन का ख्याल है कि मार्च के पहला वीक में वो कोई ब्रेक थ्रू लेंगे या वो कैप्चर कर लेंगे आने वाले दिनों में यूक्रेनियन टेरिटरी को, कीव को, ताकि जो कि बेलारूस में जो उनका मुलाकात था, अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। दोनों के जो रिजर्वेशंस थे उसको पूरा करने में नाकाम रहे। और अब तक क्लेम करना है कि यूक्रेन का उन्होंने 4300 रशियन मिलिट्री को मारा है, सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स गिरा दिया है, बम्बार्डमेंट की है। और दूसरे तरफ से रशिया की भी कहना है कि उनके सैकड़ों जेट्स उन्होंने गिराए और केमिकल फैक्ट्री और कई दूसरे जगहों पर अहम मिलिट्री के बाद 200 से ज़्यादा उन्होंने इसको निशाना बनाया है। तो भयानक दौर है। और नेटो ने भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी यूक्रेन के सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और आने वाले दिनों में रशियन डेटरेंस न्यूक्लियर आर्म फोर्स को भी रेड अलर्ट किया। तो आने वाला दौर काफ़ी भयानक हो सकता है, किसी भी वक्त एक क्लिक के अंदर न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकते हैं। दुनिया ये भयानक चेहरा जो न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐसी जंगों से बचें और पीस और रिजोल्यूशन के साथ ये मामला हल हो। दिस वॉज समथिंग फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर। इससे पहले आपसे गुजारिश है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तंद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।